नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत साहित्य के एक बहुत ही खास, कह सकते हैं एक अनूठे रत्न के बारे में। जी। बाणभट्ट की कादंबरी, जिसे अक्सर दुनिया का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। बिल्कुल। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे पास कई तरह की सामग्री है। अकादमिक शोध है, पाठकों ने क्या कहा वो है, विश्वकोश से जानकारी है और भी काफी कुछ। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि कादंबरी की जो खास बातें हैं उन्हें समझें। जैसे इसकी कहानी जो थोड़ी जटिल है ना? हाँ, काफी जटिल। इसकी जो भाषा शैली है एकदम सजी धजी। और भारतीय साहित्य में इसकी जगह क्या है, क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है। सही। तो शुरू करते इसके लेखक से, बाणभट्ट। 7वीं सदी में थे ये, सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि। अच्छा, हर्षवर्धन के। उनकी एक और रचना बहुत मशहूर है, हर्षचरित। जी हाँ, वो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, लेकिन कादंबरी ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। पर इसमें एक पेच है शायद, ये पूरी उन्होंने नहीं लिखी। बिल्कुल सही, ये जानना बहुत जरूरी है। कादंबरी बाणभट्ट के जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। उनके देहांत के बाद उनके बेटे थे भूषण भट्ट, कुछ लोग पुलिंद भट्ट भी कहते हैं। हाँ। उन्होंने इसे पूरा किया। तो जो हिस्सा बाणभट्ट ने लिखा वो पूर्व भाग कहलाता है, और जो बेटे ने जोड़ा वो उत्तर भाग। अच्छा, तो क्या शैली में कुछ फर्क महसूस होता है दोनों भागों में? थोड़ा बहुत सूक्ष्म सा अंतर है, पर हाँ, महसूस होता है। अब आते हैं कहानी पर। हाँ, कहानी सुना है बहुत ही घुमावदार है। प्रेम, पुनर्जन्म, भाग्य, सब कुछ है इसमें। सब कुछ। और इसकी संरचना, मतलब कहानी कहने का तरीका, वो ही अपने आप में कमाल है। कहानी के अंदर कहानी, फ्रेम नैरेटिव जिसे कहते हैं। बिल्कुल। सोचिए, 7वीं सदी में कहानी शुरू होती है राजा शूद्रक से। उनके दरबार में एक चांडाल कन्या आती हैं। यानी उस समय के समाज में जो हाशिए पर थे, उस समुदाय से। हाँ, और वो अपने साथ एक बोलने वाला तोता लाती हैं। बोलने वाला तोता, यहीं से रहस्य शुरू हो जाता है। यहीं से। ये तोता है वैशंपायन, और ये तोता अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें फिर ऋषि जाबाली उसे उसके कई पिछले जन्मों के बारे में बताते हैं। बाप रे, मतलब एक कहानी नहीं, कई जन्मों की कहानियां जुड़ी हुई हैं। जी। पात्र जो हैं वो श्राप की वजह से या अपने कर्मों की वजह से बार बार जन्म लेते हैं। कभी देवता, कभी इंसान, कभी पशु पक्षी भी। ये पूरा चक्र है। इसमें मुख्य प्रेम कहानियां कौन सी हैं? 2 मुख्य प्रेम कहानियां हैं। एक है राजकुमार चंद्रापीड़ और गंधर्व राजकुमारी कादंबरी की। गंधर्व मतलब स्वर्ग के संगीतज्ञ जैसे। हाँ, दिव्य प्राणी। और दूसरी कहानी है एक तपस्विनी महाश्वेता और ऋषि पुंडरीक की। इनका प्यार भी श्राप और पुनर्जन्म के चक्कर में उलझ जाता है। अच्छा, ये पुनर्जन्म वाली बात थोड़ी और समझाएंगे, जैसे कौन क्या बनता है? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है पर दिलचस्प है। देखिए, ऋषि पुंडरीक जो हैं वो पहले मंत्री शुकनास के बेटे बनते हैं, वैशंपायन। फिर महाश्वेता के श्राप से तोता बन जाते हैं, वही तोता जो शूद्रक के दरबार में आता है। ओह, तो ये तोता असल में ऋषि पुंडरीक हैं? कई जन्मों के बाद। हाँ। और राजकुमार चंद्रापीड़, जो खुद चंद्रमा के अवतार माने जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है और वो राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेते हैं। क्या बात है, मतलब राजा शूद्रक ही चंद्रापीड़ है? जी। और वो चांडाल कन्या जो तोते को लाती है, वो असल में पुंडरीक की माँ लक्ष्मी है, जो अपने बेटे का हिसाब पूरा करवाने आई हैं, एक तरह से। ये तो एकदम किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है। इतने सारे जन्म, इतने मोड़। बिल्कुल। और अंत में सारे श्राप वगैरह खत्म होते हैं और सबका मिलन हो जाता है। लेकिन इसे पढ़ना, खासकर इसकी भाषा की वजह से, आसान नहीं माना जाता। हाँ, ये मैंने भी सुना। इसकी शैली बहुत अलग है, बहुत ज्यादा सजी हुई, काव्यात्मक। असाधारण रूप से लंबे लंबे वाक्य, कई बार तो एक वाक्य कई पेज तक चाहा जाता है। सच में? एक वाक्य? हाँ। और उपमाएं, रूपक, उत्प्रेक्षाएं, मतलब अलंकारों की तो भरमार है। और वर्णन, क्या प्रकृति का, क्या महलों का, क्या इंसानी भावनाओं का। इतना बारीक वर्णन है कि आप खो जाएं। तभी तो कहते हैं बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब बाण ने वर्णन का ऐसा शिखर छुआ कि दुनिया में वर्णन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे शब्दों से तस्वीर बना रहे हों। पर क्या ये शैली सबको पसंद आती है? आज के जमाने में शायद मुश्किल हो। ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं। कुछ पाठक तो इसकी सुंदरता, इसकी गहराई पर मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें ये भाषा का जादू लगता है। वहीं कुछ पाठकों को, और ये हमें समीक्षाओं में भी दिखता है, ये शैली जरूरत से ज्यादा जटिल लगती है, थकाऊ और कहीं कहीं अति नाटकीय भी, जैसे पात्रों का बहुत ज्यादा रोना धोना। हाँ, भावनाओं का शायद बहुत ज्यादा विस्तार हो, कह सकते हैं।
तो ये आज के पाठक के लिए जो फटाफट जानकारी चाहता है शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। धैर्य चाहिए इसके लिए। तो ये एक तरह से धीमी आंच पर पकने वाली खीर है, इंस्टेंट नूडल्स नहीं। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। ये भाषा का उत्सव है, सिर्फ कहानी नहीं। अब अगर इसके विषयों और महत्व पर आएं, हाँ बताइए। तो इसमें प्रेम, भाग्य, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, ये सब गहरे दार्शनिक विषय हैं। भारतीय सोच की गहरी छाप है। और जैसा हमने शुरू में कहा, इसे दुनिया के शुरुआती उपन्यासों में गिना जाता है। ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है। हाँ, और इसका असर देखिए, कन्नड़ और मराठी जैसी भाषाओं में तो कादम्बरी शब्द का मतलब ही उपन्यास या नॉवल बन गया। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब इसका प्रभाव कितना गहरा रहा है। बहुत गहरा। और ये सिर्फ साहित्य नहीं है, ये 7वीं सदी के भारत का एक आईना भी है। समाज कैसा था, संस्कृति, राजदरबार कैसे चलते थे, लोगों की मान्यताएं क्या थी, ये सब झलकता है। उज्जैनी नगरी का वर्णन वगैरह इसमें आता है शायद। हाँ बिल्कुल, बहुत विस्तार से। अकादमिक जगत में भी इसे सिर्फ कहानी नहीं, एक सांस्कृतिक दस्तावेज की तरह देखा जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कादम्बरी कल्पना, रोमांस, अध्यात्म और कहानी कहने की एक बहुत ही जटिल पर अद्भुत कला का नमूना है। बिल्कुल। अपनी एकदम अलग शैली और भाषा की समृद्धि के कारण ये संस्कृत साहित्य में एक मील का पत्थर है, भले ही इसे पढ़ना आज एक साधना जैसा लगे। हाँ, वो तो है। कहानी का ढांचा, वो पुनर्जन्म वाली बात और वो भाषा, सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। सही कहा। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है चर्चा के लिए। और जब हम इसके इतने जन्मों तक चलने वाले रिश्तों और कर्मों के बंधन को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यह हमें अपने जीवन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है ना? किस तरह? कि क्या हमारे जीवन की भी कुछ कड़ियां हैं जो शायद हमें पता नहीं, पर हमारे अतीत से या शायद पूर्व जन्मों से जुड़ी हूं। ये नियति आखिर है क्या? क्या सब पहले से तय है या हम अपने कर्मों से इसे बनाते हैं? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसे कादम्बरी हमारे मन में छोड़ जाती है सोचने के लिए।